हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे मगध साम्राज्य के ऊपर। इससे पहले हमने देखा स्टोन एज के बाद हमने देखा जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने देखा वैदिक एज, जिसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक था। और उसके बाद हमने महाजनपद एज देखा, 16 महाजनपदों को देखा। और उसी 16 महाजनपद से देखते हैं, बात आती है मगध साम्राज्य की। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने महाजनपद देखा, तो उस महाजनपद को देख लीजिए ताकि आपको मगध एम्पायर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा जब आप 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। तो आज की ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये वीडियो से आपको ये होगा कि आप कभी भी मगध साम्राज्य को भूलेंगे नहीं और सारी चीज़ें बिल्कुल आपको एक कहानी की तरह याद हो जाएगी। तो आज हम लोग मगध साम्राज्य के ऊपर बात करेंगे, जिसपे कुल 4 वंशों ने, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इन्होंने जो है कि शासन किया है इसमें, इस मगध साम्राज्य में। इसमें देखेंगे जो हर्यक वंश है वो मगध साम्राज्य का संस्थापक है। और बहुत अच्छे तरीके से एक एक रूलर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे 16 महाजनपदों के ऊपर। हम लोग 16 महाजनपद के ऊपर बात की पिछले वीडियो में, और यहीं से शुरू होती है मगध डायनेस्टी की शुरुआत और मगध जैसी इतनी बड़ी जो है कि एम्पायर की स्थापना की शुरुआत। हम लोगों ने देखा कि जो वैदिक एज था, वैदिक एज जो कि 2 भागों में बटा हुआ था आपका, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल आते आते किस चीज की खोज हो गई थी। सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है, 1000 जो है कि ईस्वी में हम देखते हैं, 1000 बीसी में क्या लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज। ठीक है, लोहे जो कि एक महत्वपूर्ण धातु था, इसकी खोज हो जाती है। और इससे देखेंगे बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन हमें देखने को मिलती है ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक पीरियड में। और भी बहुत सारी कंडीशन थी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोहे की खोज ने देखेंगे एक तरह से आर्थिक जीवन को काफी जो है कि प्रभावित किया, बहुत सारी चीजों को समाज में जो है कि स्थापित किया। ठीक, इस उत्तर वैदिक काल में देखेंगे लोहे की खोज, और उसके बाद की देखेंगे जो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की प्रक्रिया थी, जिसे आपको हमने उत्तर वैदिक काल में काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखें। तो उत्तर वैदिक काल में जो जनपद और उसके बाद जो महाजनपद आते हैं, और इन 16 महाजनपदों की बात आती है, तो देखते हैं कि कैसे ये मगध डायनेस्टी जो है कि मगध साम्राज्य जो है कि एक इन सारे 16 महाजनपदों से जो है कि वर्चस्व होता है, वर्चस्व बनाता है अपना। और देखेंगे इन सभी को अपने अधीन करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है, इन 16 महाजनपदों की। तो हम लोग देखेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, क्या क्या चीजें होती हैं जो इन 16 महाजनपदों में सिर्फ एक जो जनपद था मगध, इतना ज्यादा उत्कर्ष होता है इसका, और इतने बड़े साम्राज्य पे ये शासन करता है। तो आज हम लोग इसी मगध डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे। मगध मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंशों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखेंगे कि कैसे जो है कि मगध के राजवंशों ने इतने बड़े साम्राज्य को संभाला, क्या क्या विशेषताएं थी, उनसे जुड़े क्या क्या चीजें थी, और किस कंडीशन में इन्होंने मगध साम्राज्य, हर्यक, ठीक है, हर्यक के बाद हम लोग देखेंगे शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, मौर्य वंश, ये सारे साम्राज्य के ऊपर बात करेंगे हम लोग। और कैसे जो है कि यहाँ इस वंश के शासकों ने मगध डायनेस्टी को और जो है कि विस्तृत किया। तो इसके उत्कर्ष में किन किन का कारण था, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार थे, बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि मगध डायनेस्टी ने भारत में जो 16 महाजनपद थे, उनमें से कैसे देखेंगे, उन 16 महाजनपदों में से कैसे अपने आप को जो है कि अलग किया और उनको अपने अधीन किया। और बड़े से साम्राज्य में देखेंगे कैसे वो जो है कि शासन करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की, तो उसमें सबसे बड़ा एक रीजन था कि मगध साम्राज्य के पास जो एक छोटा नागपुर वाला पहाड़ी क्षेत्र था, छोटा नागपुर, जो कि अब झारखंड में पड़ता है, पहले मगध में था, जो बिहार में, मगध का क्षेत्र बिहार के अधीन था। तो जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो उत्तर वैदिक काल में जिस धातु की खोज हुई थी, लोहा, जो कि देखेंगे उत्तर वैदिक काल के जीवन को तो प्रभावित किया ही किया। उसके साथ ही देखेंगे जो 16 महाजनपद थे, उनके उत्कर्ष और जो प्रतिकर्ष है या फिर पतन है, उनके लिए भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हुआ। और मगध साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो ये जो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र थे, यहाँ पे देखेंगे कि जो लोहे के अयस्क थे, धातु थे, काफी ज्यादा मात्रा में मिले। और देखेंगे इससे जो है कि इस जो धातु थे, लोहे थे, इससे देखेंगे अस्त्र शस्त्र के निर्माण किए गए।
अस्त्र-शस्त्र निर्माण, जिससे कोई भी जो है कि जनपद के लिए या फिर किसी साम्राज्य के लिए अस्त्र-शस्त्र युद्ध के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। कृषि जो है कि यंत्रों की देखेंगे आविष्कार हुए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक तरह से ज़िम्मेदार हैं। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसी अस्त्र-शस्त्रों से और बहुत सारी चीज़ें जो आपास के क्षेत्र थे, जंगल थे, वहाँ से हम देखेंगे कि इससे देखेंगे रथ बनाए जाने लगे, रथ के साथ उनके पहिए और बहुत सारी चीज़ें जो है कि एक साम्राज्य के लिए चाहते हैं, युद्ध के लिए चाहा जाता है, वो सारी सामग्रियाँ पास के जंगलों से हमें मिलने लगी और इन अयस्कों से बहुत सारी चीज़ें हमें बनाने जाने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। साथ ही देखेंगे जो जंगल थे, वहाँ से जो जंगली हाथी थे, ठीक है? जंगली हाथी थे, आस-पास को जो जंगली हाथी थे, वो देखेंगे उन्हें पकड़ कर लाया जाने लगा और उन्हें क्या इसमें शामिल किया जाने लगा? युद्ध में, ठीक है? युद्ध में हाथियों का प्रयोग किए जाने लगा और ये भी देखेंगे कहीं न कहीं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बहुत बड़ी जो है कि एक तरह से विशेषता है। दूसरा चीज़ देखिए अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें मगध साम्राज्य की, भौगोलिक, ठीक है? भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये जो मगध है, इसकी जो पहली राजधानी है आपकी राजगिरी, ये चारों तरफ से देखेंगे पहाड़ों से घिरी हुई है, ठीक है? पहाड़ों से घिरी हुई है जिसपे देखेंगे किसी अलग जो है कि राज्य का आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल था। जो दूसरी राजधानी हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र, ठीक है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की बात करें तो ये पाटलिपुत्र 3 नदियों से गंगा, गंडक और सोन, गंगा, गंडक और सोन नदी से ये जो है कि घिरी हुई है, जो दूसरी राजधानी, ये आपकी दूसरी राजधानी, ये आपकी राजगिरी पहली राजधानी है। घिरी होने के कारण यहाँ पे भी देखेंगे जो किसी आक्रामक शक्ति का जो है कि इस पे कब्ज़ा करना या फिर इस पे युद्ध करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उससे रक्षा के लिए काफ़ी टाइम मगध को मिल जाता था। ये सारी इसकी भौगोलिक जो विशेषता थी, ये भी इसके उत्कर्ष में काफ़ी सहायक मिलती है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो जो ये मगध से क्षेत्र था जहाँ पे देखेंगे नदियों का जाल बिछा हुआ है मगध साम्राज्य में, नदियों का जाल जो बिछा है उसकी वजह से देखेंगे यहाँ की जो मिट्टी थी जलोढ़ थी, जो कि कृषि के लिए काफ़ी अच्छी थी। कृषि के लिए काफ़ी अच्छी थी और इसी से देखेंगे जो अधिशेष होते थे, जो पैदावार होती थी, वो बहुत अच्छी होती थी और इसी से देखेंगे नदी मार्ग से हम देखेंगे व्यापार किए जाते थे जो कि मगध साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और बहुत सारी चीज़ें जो कि किसी भी साम्राज्य के लिए उसकी आर्थिक स्थिति होना बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए बहुत सहायक हुई और इस तरह से देखेंगे मगध साम्राज्य इतने बड़े साम्राज्य के रूप में भारत में उभरता है। तो हमने देखा कि कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, क्या-क्या चीज़ें थी? तो पहला तो हमने देखा कि ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें सबसे बड़ा जो साम्राज्य उभर के आया वो मगध जो है कि उभर के आया 16 महाजनपदों में। दूसरा देखेंगे इसके उत्कर्ष के कौन-कौन से रीजन थे, तो पहला देखेंगे इसके जो सम्राट थे वो बहुत महत्वाकांक्षी थे, साम्राज्यवादी नीति के थे और बहुत ही जो है कि शक्तिशाली थे। उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी वो काफ़ी अच्छी थी। पहली तो ये थी, दूसरी चीज़ देखेंगे जो मगध साम्राज्य का भारत पे जो अधिकार किया हुआ था मगध साम्राज्य ने, उन्होंने 16 महाजनपदों में जो प्रमुख जनपद थे उनको अपने अधीन किया। उसके बाद देखेंगे इसकी जो आस-पास के क्षेत्र थे जहाँ पे हमें देखने को मिला कि लोहे की अष्ट की अधिकता देखने को मिली जिससे अस्त्र-शस्त्र निर्माण हुए, रथ के निर्माण हुए, पहियों के निर्माण हुए, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जंगलों के पास जो जंगल थे पास के जंगल से वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाई गई, उससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किए गए, कृषि यंत्र के निर्माण कराए गए। दूसरा देखेंगे जंगल से जो आस-पास के जंगल थे वो भी जो है कि एक मगध के लिए काफ़ी जो है कि एक तरह से कहेंगे अम, अवसर थे। उसके विस्तार के लिए जंगली हाथियों को पकड़ा गया और उन्हें सेना में लाया गया। उसकी दूसरी तरफ देखें तो जो मगध का भौगोलिक विशेषता थी वो काफ़ी अच्छी थी। पहाड़ियों से और जो नदियों से घिरे होने के कारण इस पे आक्रमण का डर कम था और इसकी जो अगर कृषि की बात करें, आर्थिक चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे जो इधर दोआब क्षेत्र होने के कारण या फिर एक तरह से क्या है कि नदियों की बहुत ज़्यादा जाल बिछे होने के कारण यहाँ पे देखेंगे जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा अधिशेष उत्पन्न होता है, पैदावार काफ़ी अच्छी होती है और व्यापार जो है कि देखेंगे उससे व्यापार भी किया जाता था जो है कि किया जाता था और वो भी देखेंगे मगध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुई थी। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि मगध का कैसे उत्कर्ष होता है और मगध एक इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर उस साम्राज्य के रूप में उभर के कैसे आता है इन 16 महाजनपदों में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मगध के राजवंशों के बारे में, यानी कि मगध में कौन-कौन से राजवंश थे और उनकी महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर देखते हैं। तो जो मगध राजवंश था आपको हमने पहले ही बताया, पहला जो वंश था वो हर्यक वंश था और जिसका जो संस्थापक बृहदत्त था, ठीक है? बृहदत्त।
बृहदत्त था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 544 से 412 है। उसके बाद शिशुनाग वंश था जो कि 412 से 344 वंश। दूसरा है नंद वंश, इसे जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे आपको बताएंगे क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पौराणिक जो भी हमारे ग्रंथ है उसके अनुसार जो है कि इसके संस्थापक जो है कि बृहदत्त कहा जाता है। लेकिन देखेंगे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो वो बिंबिसार है, और इसने जो है कि मगध साम्राज्य को काफ़ी सुदृढ़ किया था, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी मगध के राजवंशों के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे 16 महाजनपदों के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हमने जब महाजनपद पढ़ाया तो बताया था कि अवंती जो महाजनपद था, ये अवंती महाजनपद, इसका विलय देखेंगे शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश के शासक अजातशत्रु ने वज्जी संघ, कौशल एवं काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे काशी, ठीक है, वज्जी जो कि गणतंत्र था, और उसके बाद कौशल, इन तीनों को अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। और बिंबिसार ने अंग को मिलाया था जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा। जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, उसने मगध को मिलाया था। ये चीजें आप याद रखिएगा, ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया, ये पूछा जाता है, ये चीजें हैं। यहाँ से 16 महाजनपद से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस मगध डायनेस्टी के ऊपर कि इसने इस साम्राज्य पर कैसे जो है कि शासन किया, इसके ऊपर बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको हमने बता दिया, ये सारी चीज़ें कि जो मगध के शासक थे वो साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय उदय हुए, और इसका प्रमुख कारण था ये 5 पहाड़ियों से घिरे हुए थे। आपको हमने बताया कि जो गिरिव्रज थी उसका देखिए गिरिव्रज या फिर राजगिरी, जो इसका पहला नाम है गिरिव्रज। गिरि मतलब होता है पहाड़, यानी कि पहाड़ से घिरे होने के कारण इसको गिरिव्रज कहा जाता है। तो गिरिव्रज और राजगिरी 2 नाम है। इसकी पहली राजधानी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे उदयन ने बनाया था, पाटलिपुत्र, ठीक है। ये आपकी पहली और ये दूसरी। यहाँ पे 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और इसके देखेंगे जो सामरिक महत्व की स्थिति, अच्छा संचार तंत्र, समृद्ध उर्वरा क्षेत्र, लोहा भंडार तथा शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्य नीति जो है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में काफी महत्वपूर्ण, ये सारी चीजें आपको हमने पहले बता दिया था कि क्या क्या चीजें थी, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें तो आपको हमने बताया कि जो हर्यक वंश था, सबसे पहले बृहदत्त वंश का शासन मगध पे था। हर्यक वंश से पहले जो है कि बृहदत्त वंश था, और इसका उल्लेख हम लोग देखेंगे हमारे जो भी पौराणिक ग्रंथ है उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो कभी कभी आ जाता है कि हर्यक वंश से पहले किस वंश का शासक था, तो बृहदत्त। और याद रखिएगा जो हर्यक वंश का संस्थापक है उसका क्या नाम है, बृहदत्त, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बृहदत्त, तो दोनों याद रख लीजिएगा। और इस वंश में बृहदत्त, जरासंध और रिपुंजय जो है कि शासक थे। तो कभी कभी पूछ देता है जरासंध, आप महाभारत में नाम सुने होंगे जरासंध का, तो ये वही जरासंध है। तो ये कभी कभी बस इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर एक वंश से पहले कौन सा वंश शासन करता था, बृहदत्त वंश, और उसमें जो मुख्य शासक थे वो थे बृहदत्त, जरासंध एवं रिपुंजय, ठीक है। जरासंध ने ही जो है कि गिरिवज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसी राजधानी को आगे देखेंगे हर्यक वंश वालों ने भी पहले गिरिवज को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसे राजगिरी भी कहते हैं, ठीक है। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो था वो कौन था, अवंती था। इसके बारे में हमने बात किया था, अवंती जिसका विलय किसने किया था, यहाँ पे देखेंगे अवंती का विलय शिशुनाग ने किया था, शिशुनाग वंश का। तो जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वो अवंती था, और जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने एक शॉर्ट मगध डायनेस्टी के ऊपर देखा। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे है कि, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें, यहाँ पे चंद्र प्रदोत, जो अवंती का शासक होता है चंड प्रदोत, ठीक है, अवंती का शासक होता है। जब पिलिया से पीड़ित हो गया था, पिलिया रोग हो गया था, तो अवंती राजा के अनुरोध पे बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक है, दूसरा शासक है, वास्तविक संस्थापक भी है, इसने अपने शाही वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था और उसके चिकित्सा के लिए भेजा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अवंती की बात आई इसलिए इसके बारे में बात किया गया। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी था, लेकिन देखेंगे हर्यक वंश ने इसका जो है कि शासक ने इसकी जो है कि अनुरोध को माना भी, ठीक। दूसरा देखेंगे हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि देखेंगे बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु था अपने पिता को मारता है और गद्दी को ग्रहण करता है, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो है कि अजातशत्रु की हत्या करता है और सत्ता को हासिल करता है, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश के बाद मगध पर शासन किया, और नंद वंश ने शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शासन किया। ये सारी चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे हर्यक वंश के ऊपर, ठीक है। तो एक शॉर्ट व्यू हमने देख लिया मगध के ऊपर।
अब हम लोग बात करेंगे मगध के राजवंश के ऊपर, जिसमें हम लोग हर्यक वंश के ऊपर बात करेंगे, जो कि 544 से 412 बीसी है, और इसके पहले शासक, ठीक है, यानी कि दूसरे शासक के वास्तविक संस्थापक के ऊपर बात करेंगे बिंबिसार, जो कि 1544 यहाँ पे 5 है, ठीक है, 544 से 492 बीसी तक शासन करता है। ये जो था हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है, इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आगे और भी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो इसने जो है कि जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, इसने जो मगध का साम्राज्य बढ़ाया, वो उसकी जो नीति थी वो क्या था, वैवाहिक संबंधों के द्वारा, ठीक है। पूछा जाता है कि किस मगध के शासक ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया था, तो वो था बिंबिसार, ठीक है। पहला विवाह इसने, पूछा जाता है किसकी कितनी पत्नियां थी और किससे जो है कि इसने विवाह किया था, तो पहला विवाह इसका महाकोशला देवी से हुआ था, जिसे देखेंगे ये प्रसेनजीत की बहन थी। महाकोशला देवी किसकी थी, प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश, ठीक है। महाकोशला देवी से हुआ था। इसी में देखेंगे दहेज में जो है कि काशी, जो काशी महाजनपद था, तो दहेज में बिंबिसार को देखेंगे काशी जनपद मिलता है। इस तरह से देखेंगे मगध साम्राज्य का काशी में विलय हो जाता है, ठीक। दूसरा विवाह इसने लिच्छवी यानी कि वैशाली की राजकुमारी चेलना से किया, और तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से किया था। इंपॉर्टेंट है और पूछता है, ठीक है, याद रखिए ये चीजें। अब हम लोग बात करते हैं बिंबिसार के ऊपर, इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि बिंबिसार जो कि अंग महाजनपद थी, जिसकी राजधानी चंपा थी, जब इसे इसने मगध में मिलाया, तो उसके मगध साम्राज्य की उस नीति का विस्तार की, जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था, यहीं से शुरू होती है और अशोक के जो कलिंग विजय था वहां से समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये डॉक्टर राय चौधरी का कथन है, फेमस, ठीक है। दूसरा आपको हमने बताया कि वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। उसकी प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसे काशी का राजस्व कह ले 1 लाख वार्षिक था, दहेज में प्राप्त हुआ था। इसकी जो दूसरी पत्नी थी चेटक की पुत्री लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी चेलना, तथा तीसरी पत्नी पंजाब मद्र की राजकुमारी खेमा थी। और ये बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितनी पत्नियां थी और किससे इसका विवाह हुआ था, ठीक। दूसरा देखेंगे मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रेणिक, यानी कि श्रेणिक मतलब सैनिक कहा गया या सैन्य कहा गया। ये भी पूछा जाता है किसे श्रेणिक कहा जाता है, तो बिंबिसार। और कुणिक किसे कहा जाता है, तो अजात शत्रु, इसके पुत्र को कुणिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसको इस नाम से पुकारा जाता है मत्स्य पुराण में। दूसरा देखेंगे मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो वसुमती या गिरिवज थी, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है, राजगिरी, याद रखिएगा, इसकी एक नाम राजगिरी है। और इसे सबसे पहले कौन राजधानी बनाया था, तो बृहदत्त वंश, बृहदत्त वंश, बृहदत्त वंश का शासक सबसे पहले इसे राजधानी बनाते हैं, ठीक है। जिसकी स्थापना वसु ने की थी। इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हो गए राजगिरी के, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, राजगिरी, ठीक है, राजगिरी, गिरिव्रज, वसुमती और कुशाग्रपुर, कुशाग्रपुर, कितने नाम हो गए, कुल आपके नाम हो गए कुशाग्रपुर, कुल आपके 4 नाम हो गए, याद रखिएगा। और इसे वसुमती, इसकी स्थापना वसु ने की थी, ठीक है। तो ये याद, पहली तो राजधानी हो गया। बिम्बिसार ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना, ठीक है, प्राचीन भारत में कह ले या फिर भारत में कह ले, सर्वप्रथम किसने अस्थाई सेना का गठन किया था, तो बिंबिसार में। वही मध्यकालीन भारत में आपको जब हमने खिलजी वंश पढ़ाया था, तो आपको बताया था कौन किया था, तो खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कोई स्थानीय सेना का गठन करता है, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने नगद वेतन देने की प्रथा की थी। तो ऐसे आप याद करेंगे, कोरिलेट करके बिल्कुल याद हो जाएगा। और अगर प्राचीन भारत में बात करें, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का गठन किया। इसका जो राजवैद्य था वो जीवक था, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। और दूसरा जीवक था जो राजगृह की गणिका शलावती का पुत्र था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किसका पुत्र था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये PYQ रह चुका है। चलिए, दूसरे अगर शासक की बात करें, तो दूसरा शासक जो है वो कौन था, तो दूसरा शासक इसका पुत्र मगध के राजवंश अजात शत्रु,
ठीक है। मगध के राजवंश का दूसरा शासक यानी कि हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था, जिसने जो है कि अपने पिता की मृत्यु करके सत्ता को हासिल करता है और ये शासन करता है 492 से 460, ठीक है, बीसी तक। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था और उसका उपनाम कुनिक था, ठीक है, कुनिक या फिर कुनिक मिलता है। यहाँ पे देखेंगे जो पहला विवाह हुआ था महाकौशल देवी से बिंबिसार का, वहाँ पे देखेंगे जब ये अपने पिता की हत्या करता है और सत्ता को ग्रहण करता है तो प्रेषणजीत के साथ इसका युद्ध होता है। कौशल और प्रेषणजीत के साथ युद्ध होता है और प्रेषणजीत की पराजय होती है। इस देखेंगे मगध साम्राज्य का देखेंगे मगध साम्राज्य में काशी का विलय हो जाता है, ठीक है, काशी का विलय हो जाता है मगध साम्राज्य में अजातशत्रु के समय। और देखेंगे इसी समझौते के अनुसार देखेंगे पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से इसे कराना पड़ा था प्रेषणजीत का, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहले तो अपनी बहन का विवाह ये कराता है प्रेषणजीत, उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह इसके पुत्र से कराता है, ठीक है। कुंतिक मित्र वशकार की सहायता से लिच्छवी पे विजय की, भी पूछा जाता है कि लिच्छवी पे विजय इसने किसकी सहायता से की थी, तो वशकार की सहायता से। और इसने युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था इस युद्ध में। तो ये भी पूछा जाता है कि किन हथियारों का सर्वप्रथम अजातशत्रु ने प्रयोग किया था, तो वो था रथमूसल और महाशिला कंटक। ये शॉर्ट व्यू था। अब हम लोग डिटेल से अजातशत्रु के ऊपर जानते हैं, ठीक। बौद्ध ग्रंथ जो है कि जो भी बौद्ध ग्रंथ ये जैन मतानुयायी था और बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को क्या कहते हैं, पितृहंता, ठीक है, पितृहंता घोषित करते हैं, जबकि जैन ग्रंथ में ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र एवं अशोक चंड भी कहा गया है, ठीक है, वैदेही पुत्र कहा गया है। कुड़ी किसका नाम है, अजातशत्रु का नाम है। और अजातशत्रु ने वज्जी संघ कोशल एवं काशी, जहाँ पे देखेंगे प्रसेनजीत से युद्ध होता है, इसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। इसे देखेंगे हम लोग धीरे धीरे मगध साम्राज्य का विस्तार हमें देखने को मिलता है। वहीं बिंबिसार देखेंगे अंग का जो एक विलय करता है और यहीं से शुरू होती है आपकी मगध साम्राज्य के विस्तार की नीति। वहीं देखेंगे दूसरे शासक अजातशत्रु आपको कोशल काशी और मगध साम्राज्य का विलय देखने को मिलेगा। दूसरा देखें, अजातशत्रु एवं कौशल राज प्रसेनजीत के बीच काशी को लेकर युद्ध होता है, जो इसके पिता को दहेज के रूप में मिला था। बाद में देखेंगे प्रसेनजीत के साथ थे, प्रसेनजीत ने जो है कि अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया तथा काशी को गांव को दहेज में दिया। दहेज में नहीं दिया, एक तरह से समझौता ही था, ये भी कह सकते हैं, विलय भी किया, तो ये चीज है, ठीक है। कौशल से निपटने के बाद हम लोग देखेंगे अजातशत्रु ने वज्जीसन की ओर ध्यान दिया और वैशाली वज्जीसन का प्रमुख था और जहाँ के शासक लिच्छवी थे। और यहीं पे देखेंगे वशकार अपने मंत्री की सहायता से इसमें जो है कि इसे भी अपने साम्राज्य में अजातशत्रु मिलाता है, ठीक है। लिच्छवी के लोगों में मतभेद करा दिया और अंततः देखेंगे जो वशकार था वो क्या किया, इसने जो है कि नीति अपनाई थी कि लिच्छवी के लोगों में मतभेद करा दे और उन पर आक्रमण कर उनकी आज़ादी छीन ली और युद्ध में पराजित कर दिया। तो ये जो नीति थी लिच्छवियों के विरुद्ध अजातशत्रु ने अपनाई थी। पूछा जाता है कि क्या और कौन ये सुझाव दिया था, तो वशकार, ठीक है। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि इस युद्ध में उसने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। पूछा जाता है कि किसमें, तो लिच्छवियों के विरुद्ध इसने प्रयोग किया था, ठीक है, पहले ही आपको हमने बताया। लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। दूसरा हम लोग देखेंगे अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और इसके बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जो पहली बौद्ध संगति थी, पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति, ठीक है, संगति या सभा, वो किसके टाइम पीरियड में हुई, अजात शत्रु। इनकी पहली राजधानी राजगृह में, कहाँ पे, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के सगी कब हुई थी, शासन के 8वें वर्ष, अजातशत्रु के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष। और वहीं पे देखेंगे अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में क्या लड़ा था, कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कि उसके 13वें अभिलेख में वर्णित है, शासन के 8वें वर्ष में ही, ठीक है। दूसरा देखेंगे जो प्रथम बौद्ध संगति थी, इस संगति में देखेंगे बुद्ध की शिक्षाओं को दो पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक, जो 3 पिटक है उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया था। जो भी उपदेश थे, उनकी शिक्षा थी, इसमें संकलित किया गया था। इसी प्रथम बौद्ध संगति में वो अजातशत्रु के साइन हुआ था, याद रखिएगा। शासक कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। पहले वह जैन धर्म से प्रभावित हुआ परंतु बाद में बौद्ध हो गया था।
ठीक है। जो अजातशत्रु था वो पहले जैन था और बाद में बौद्ध हो गया था। भरहूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। अजातशत्रु भगवते वंदते ऐसा हमें उत्कट देखने को मिलता है भरहूत स्तूप के ऊपर, जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण देता है। तो कभी कभी कहा जाता है कि ये जैन मतानुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म से जो है कि अपना लेता है, और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन द्वारा करा दी जाती है, और इसी कारण इस वंश को भी पितृहंता वंश कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो रूलर बनता है ये अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपने पिता की हत्या करके बनता है, जो कि शासन करता है 460 से 444 बीसी तक। गंगा, सोन और गंडक नदी, जो कि पाटलिपुत्र के चारों तरफ घिरा हुआ है, चारों नदियों से घिरा हुआ है, तीनों नदियों से घिरा हुआ है, और इसको दूसरी राजधानी बनाता है उदयन, और इसे पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और इसको अपनी राजधानी बनाता है। ये जैन मतानुयायी था उदयन। इसका उदयन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है, बहुत बार पूछता है। और अमात्य कौन था, मंत्री था वो शिशुनाग था, और नागदशक को पदच्युत करता है यानी हटाता है, और उसके बाद देखेंगे मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, शिशुनाग जो है कि शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो हम लोग बात करेंगे उदयन, जो कि 460 से 445 बीसी तक शासन करता है। उदयन का गार्गी संहिता में धर्मात्मा कहा गया है। जो गार्गी संहिता है उसमें उसे धर्मात्मा कहा गया है। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर शासन के चौथे वर्ष में, जिसे शासन के चौथे वर्ष इसने पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर, इसके दो नाम है, याद रखिएगा, इसी का नाम है, पूछता भी है, नगर की स्थापना की तथा राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि किसने जो है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी और उसकी स्थापना की थी। ठीक, ये जैन धर्म को मानने वाला था। यहाँ पे देखेंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, या फिर इसको कहीं कहीं दर्शक भी कहा जाता है, और इसका अमात्य जो होता है शिशुनाग होता है। काशी बनारस के राज्यपाल ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। ये अमात्य होता है काशी और बनारस का, या फिर राज्यपाल होता है, इसने जो है कि नागदशक की हत्या की और जो है कि शिशुनाग वंश की नींव डाली। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मगध डायनेस्टी का शासक है या फिर वंश है, वो है शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 344 तक शासन करता है, और पहला रूलर शिशुनाग ही होता है। ठीक है, जो कि 412 से 394 बीसी इसका टाइम पीरियड है। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। शिशुनाग ने राजधानी को वैशाली स्थापित की। अब हम लोग देखेंगे मगध की 3 राजधानियां हमें देखने को मिलती है। पहला राजगृह, दूसरा जो कि पहले से बृहदत्त वंश के शासक द्वारा अपनाया गया था, दूसरा हम देखेंगे तो पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया था, पाटलिपुत्र, और तीसरा हम देखेंगे वैशाली, जो कि दूसरे वंश ने यानी कि शिशुनाग वंश ने स्थापित किया था। शिशुनाग के शासनकाल में मगध बंगाल से मालवा तक फैल गया। अब देखेंगे शिशुनाग के टाइम पीरियड में धीरे धीरे साउथ की तरफ भी हमें और ईस्ट की तरफ भी फैलाव देखने को मिलता है मगध साम्राज्य का। शिशुनाग की मृत्यु के बाद देखेंगे उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है, जिसे काकवड़ भी कहते हैं। ठीक है, 312 से 412 से 340 ईसा पूर्व शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीत कर मगध साम्राज्य मिलाया, और वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को दूसरी राजधानी बनाई। तो आपको रीजन पता चल गया होगा कि इसने क्यों जो है कि राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली जो है कि स्थानांतरित की थी, तो वज्जी जो संघ था उस पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, दूसरा देखेंगे शिशुनाग वैशाली के राजा और वहाँ की नगर वधु की संतान था, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे शिशुनाग के जो है कि बारे में बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद और बहुत अलग अलग फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो कोई कहता है कि ये वैशाली के राजा और वहाँ की जो नगर वधु थी उनकी संतान थी, जिसका वैशाली ने जिसका वैशाली ने परित्याग कर दिया था। ठीक है, वैशाली में परित्याग कर दिया गया था। नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसे शिशुनाग कहा गया। कहा जाता है कि इसकी रक्षा एक नाग ने की थी, इसलिए इसको शिशुनाग कहा जाता है। इस बच्चे की रक्षा, इस शिशु की रक्षा एक नाग द्वारा हो किया गया था, इसलिए इसको शिशुनाग नाम दिया गया। शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंती वर्धन को पराजित किया और अवंती का मगध में विलय किया था। पूछता है कि किस महाजनपद का किसने विलय किया था, तो काशी का अजातशत्रु, अंग का बिंबिसार और अवंती का शिशुनाग ने। ठीक है, चूंकि वत्स को अवंती में पहले ही चंड प्रदूत मिला चुका था, तो अवंती के साथ वत्स का भी विलय हो गया था। वो ये वही चंड प्रदूत है जिसकी इलाज के लिए जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन है, शिशुनाग था। और अगर मध्यकालीन भारत में बात करें तो आपको हमने मिडवल हिस्ट्री में पढ़ाया है, गुलाम वंश की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया। ठीक है, रजिया जो ऐसी शासक थी, देखेंगे लाल वस्त्र पहन के जो कि शुक्रवार के दिन जाती है और इसको जनता चुनती है। तो ऐतिहासिक शासिका कह लें या फिर एक तरह से शासक कह लें, तो वो मध्यकालीन भारत में रजिया थी, और प्राचीन भारत में कौन था, तो वो शिशुनाग था। ठीक है,
शिशुनाग के बाद देखेंगे उसका पुत्र कालाशोक शासक बनता है और 394 से 366 बीसी तक ये शासन करता है। इसे देखेंगे वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था। इसके पिता ने वैशाली को बनाया था और पाटलिपुत्र जो कि उदयन ने राजधानी बनाया था, इसे फिर कालाशोक इस्टेब्लिश करता है, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कालाशोक के समय ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। पहली किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो पहली हुई थी अजात शत्रु के टाइम, राजगृह में, अजात शत्रु। ठीक है, और दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में, कालाशोक के समय। पुराण दिव्यावदान में काकवड़ के नाम से संबोधित किया गया। पुराणों में और दिव्यावदान में इसको, जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उसमें इसे कालाशोक की जगह काकवड़ से कहा गया, संबोधित। बाण भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार, जो कि हर्षवर्धन देखेंगे मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्योत्तर काल के जो सबसे महत्वपूर्ण वंश है वो हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, उसके दरबारी बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित में इसे के अनुसार काकवड़ की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद नामक व्यक्ति ने चाकू मार के हत्या कर दी थी। काकवड़ की देखेंगे राजधानी पाटलिपुत्र में जब घूम रहा था, तो जो महापद नंद है, जो कि आगे देखेंगे नंद वंश की स्थापना करता है, इसने जो है कि इसकी चाकू मार के हत्या कर दी। और शिशुनाग वंश के बाद हम लोग देखेंगे किसकी स्थापना होती है, तो वो होती है नंदा डायनेस्टी की। तो कालाशोक के बारे में आपको हमने बताया, पुराण और दिव्यावतार में कालाशोक का नाम काकवड़ मिलता है, और कालाशोक ने ही पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, और वहीं पे देखेंगे अजात शत्रु के 8वें वर्ष में। ठीक है, याद रखिएगा। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद नंद ने छुरा भोग कर की थी। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन या फिर महानंदी। पूछता है ये भी कि कौन था अंतिम शासक। इसके बाद देखेंगे एक बहुत बड़े एम्पायर की जो है कि चर्चा मिलती है, और इस जो है कि डायनेस्टी के बाद देखेंगे, इस नंदा डायनेस्टी के बाद हम लोग देखेंगे एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना थी, वो होती मौर्य डायनेस्टी। ठीक, तो इसी मौर्य नंदा डायनेस्टी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिससे बहुत क्वेश्चन बनता है। तो जो तीसरा वंश था मगध साम्राज्य में, वो नंद वंश था, जो कि 344 से 324 तक शासन करता है, और इसका संस्थापक महापद्म नंद है, जो कि 344 से 329 बीसी तक शासन करता है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक, जो कि एक शूद्र था। पूछा जाता है कौन सी जाति का? शूद्र जाति का था। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, और इसीलिए इसे भार्गव या फिर अपरो परशुराम, ठीक है, अपरो परशुराम, ठीक है, यानी कि परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। जिस तरह से परशुराम जो है कि धरती पर से सभी क्षत्रियों को जो है कि नाश करना चाह रहे थे, उसी तरह सर्व छत्रांतक या भार्गव की उपाधि से महापद्मनंद को भी विभूषित किया गया है। ये अपने आप को एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण करता है, और कलिंग को जीतकर वहां से जिनसेन की मूर्ति को इसने मगध लाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछता है कि जिनसेन की मूर्ति कहाँ से लाया था, तो कलिंग को जीत कर लाया था। कौन लाया था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म लाया था। और एक राट और एक छत्र की उपाधि देखेंगे, जो महापद्म नंद है, नंद वंश के समय तक देखेंगे जो भारत का साम्राज्य, मगध साम्राज्य, वो इतने बड़े क्षेत्र तक हमें फैला हुआ दिखाई दे सकता है। तो इससे आप जो है कि अनुमान लगा सकते हैं कि नंदों ने मगध साम्राज्य का कितना विस्तार किया था। इसलिए इसने अपने आप को एक राट या फिर एक छत्र की उपाधि धारण की थी। तो इसके संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक, जो कि 344 ईस्वी से 322 ईस्वी है, इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और ये क्या था? शुद्र शासक था, और सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। महाबोधि वंश, ठीक है, इसमें से महापद्म का नाम क्या मिलता है? उग्रसेन मिलता है। पूछा जाता है कि इसका एक और क्या नाम था? उग्रसेन कहाँ मिलता है? महाबोधि वंश में। महापद्म नंद को उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम मगध सम्राट था। ठीक है, और वही अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन भारत में, तो वो कौन था? तो मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि विंध्य पर्वत को पार करने वाला पहला शासक है। तो इसको कंपेयर करके पढ़िए, आपको हमने कई सारी चीजें कंपेयर करके बताया, तो याद रखिएगा। अस्थाई सेना की बात आएगी तो बिंबिसार और अलाउद्दीन खिलजी। अगर वही बात करेंगे जनता द्वारा चुना गया, तो वो हो जाएगा रजिया और शिशुनाग। ठीक है, और वही विंध्य पर्वत की बात आएगी तो वो हो जाएगा महापद्मनंद और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक राट, एक छत्र और कली का अंश की उपाधि धारण की थी। खारवेल के, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि चेदी वंश का शासक था। चेदी या फिर महामेघवाहन, महामेघ
वाहन वंश, दोनों नाम मिलते हैं, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि इसका महामेघ वाहन वंश का कौन था या पिछेदी वंश का कौन था, तो यही खारवेल। और इसका हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता, कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण भी कराया था। तो ये PYQ है और पूछा हुआ है कि ये इसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, तो इसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। पाणिनि जो पाणिनि है वो देखेंगे महापद्मनंद का मित्र था, और पाणिनि का जन्म गांधार के सलातार में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। महापद्मनंद ने अपने जैन मंत्री कल्पक की सहायता से क्षत्रियों का विनाश किया था। ये भी पूछता है किसकी सहायता से इसने क्षत्रियों का विनाश किया था, तो इसी की सहायता से। जो दूसरा रूलर है नंद वंश का, वो है घनानंद, जो कि 329 से 322 तक शासन करता है। और घनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। पूछा जाता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था, तो वो घनानंद था। यूनानी लेखकों में घनानंद को अग्रमीज, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, किसे कहा जाता, तो अग्रमीज कहा जाता था। और घनानंद ने जनता पर कई सारे कर लगाए थे, बहुत ज्यादा इसे क्रूर कहा जाता है, बहुत क्रूर था, बहुत शोषण भी करता था जनता का। घनानंद ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपमानित किया, और देखेंगे इसी अपमान का बदला लेने के लिए वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कराते हैं, और मौर्य वंश का नींव पड़ता है यहीं से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे महापद्मनंद के कई सारे पुत्र थे। महापद्मनंद के पुत्रों में घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था, जिसे अग्रमेज भी कहा जाता था। और सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो हुआ था वो घनानंद के काल में हुआ था। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। ये जो है कि सोमदेव की कथा सरित सागर है, ठीक है, याद रखिएगा। नंद शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, और कलिंग युद्ध में देखेंगे कलिंग पे जब जीतता है तो जिनसेन की प्रतिमा भी लेके आता है महापद्मनंद। नंद वंश ने सर्वप्रथम बृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको हमने बताया कि जो साम्राज्य आपको दिख रहे हैं, आज से पहले का आपने जो मैप देखा और अब देखा, इतनी बड़ी साम्राज्य की स्थापना हम लोग देखेंगे नंदों ने की थी, ठीक है। युद्ध में हाथियों का सबसे पहले प्रयोग मगध साम्राज्य में किया गया। आपको हमने बताया कि जो हाथी का प्रयोग था वो मगध साम्राज्य में किया गया था। और नंद वंश के विनाश में आजीवक धर्म की भूमिका थी, ठीक है। यहाँ पे मौर्य वंश की हम लोग बात करेंगे, जब अशोक की, बिंबिसार की बात करें, अशोक की बात करेंगे, बिंदुसार की बात करेंगे, दशरथ की बात करेंगे, तो ये आजीवक धर्म आएगा, जिसके संस्थापक मोखली पुत्र गोशाल हैं। तो इसमें देखेंगे कहा जाता है कि इसके विनाश में आजीवक धर्म की भूमिका थी, तो कहीं देखने को मिलता है कि चाणक्य की थी। तो ये सारी चीजें हैं। ये सिकंदर आपको हमने बताया घनानंद के समकालीन था, घनानंद। नंद वंश के विनाश में आजीवक धर्म की भूमिका थी। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, किसे त्रिमुनि कहा जाता है, तो ये थे जो ये पाणिनि है जो कि महापद्मनंद के मित्र थे, ठीक है, मित्र थे, याद रखिएगा। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। किसके सहायता से, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के ऊपर, और देखेंगे नंदा डायनेस्टी को खत्म करके मौर्य साम्राज्य के बृहद साम्राज्य की स्थापना होती है, और इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल से अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हमने बात किया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जो कि देखेंगे इसके महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद और घनानंद। और हम लोग मौर्य वंश में अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल से, जिसका टाइम पीरियड 322 से 185 है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे की वीडियो हम लोग के ऊपर मौर्य साम्राज्य के ऊपर होगा, जिसपे देखेंगे कि कहा जाता है कि इसने बिंदुसार ने जो है कि 6 लाख सेना लेके पूरे भारत को लौट डाला था, और मगध साम्राज्य को और ज्यादा विस्तृत करेंगे नंदों के बाद कौन, मौर्य डायनेस्टी। तो हम लोग अगले वीडियो में मौर्य डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। हमने काफी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया फिगर्स के माध्यम से, जिससे आप कभी ना भूल सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने और साथियों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और ऐसी और भी वीडियो के लिए कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसी और भी वीडियो देखते रहे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।